ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ किया जा सकता है, पर इसको एक दूसरी प्रॉब्लम ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो प्रॉब्लम है मार्स पर पाई गई खास रेत। इसे परक्लोरेट कहते हैं। वो एक्सप्लोसिव नेचर की है और हीट से वो ट्रिगर हो जाती है। ये बात हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है क्योंकि हम सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए उन्हें ओवन पर हीट करते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी शुगर को इस चम्मच में डालूंगा। ये एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऐसा कुछ अगर हम मार्स पर डिटेक्ट कर पाते हैं तो मजा आ जाएगा। अब शुगर के अलावा हम एक और चीज डालेंगे और वो है परक्लोरेट। और हमें लगता है कि इसकी वजह से ही मार्स में परेशानी पैदा हो रही है। अब मैं वो करूंगा जो हम मार्स पर शुगर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हम सैंपल्स को हीट अप करेंगे। मार्स पर ठीक यही हो रहा है। जो परक्लोरेट है वो ऑर्गेनिक्स के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है जो ऑर्गेनिक्स को जला देती है। पर वो इतना ड्रामेटिक नहीं होता जैसा यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज्यादा है। ये शुगर को डिटेक्ट करने का ठीक तरीका नहीं है। इससे तो हमें बस धुआं ही दिखेगा। जो भी सैंपल में था वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन की वजह से बुरी तरह से स्क्रैम्बल हो गया। उसके कारण रियल मार्शियन ऑर्गेनिक्स को कंटामिनेशन में से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। मार्स को समझना आसान नहीं है। ये हमारे लिए एक एलियन जगह है और इसलिए हमारे सामने ऐसी परेशानियां आएंगी जिनकी उम्मीद भी ना हो, जैसे परक्लोरेट। पर हमें इनका सामना तो करना ही होगा। क्यूरियोसिटी को इस मिशन में लगभग 4 महीने हो चुके हैं। आज वो आखिर येलो नाइफ बे पहुंच ही गया। ये शायद बीते युग में एक लेक बेड था। ये क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट से 450 मीटर की दूरी पर है। जब हम येलो नाइफ बे पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि हम बहुत बढ़िया लोकेशन पर पहुंच गए हैं। हमने वहां इस तरह के पत्थर देखे जो फ्रैक्चर्ड थे, जिनकी वेन्स थीं, यानी यहाँ कभी पानी था और उसके सबूत मौजूद हैं। अपनी लेजर से क्यूरियोसिटी एक वेन को चूर चूर कर देता है। उठते हुए धुएं से जाहिर है कि ये एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर पानी है। और ये सिर्फ एक कहानी है जो ये कहती है कि यहाँ इस प्लैनेट पर बीते युग में कभी पानी था, और जहाँ भी पानी होता है वहाँ जीवन हो सकता है। हम एकदम सही लोकेशन पर हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ड्रिल करने के लिए सेफ जगह चुनें। क्यूरियोसिटी का ड्रिल बेहद इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। जब भी हम क्यूरियोसिटी की आर्म को मार्स के सरफेस के संपर्क में लाते हैं तो पूरी टीम थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि क्यूरियोसिटी स्लिप हो जाए और अपना कोई नुकसान कर ले। उसकी आर्म टूट जाए, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाए, या वो कोई अपना जॉइंट तोड़ ले। और ड्रिलिंग ऑपरेशन तो वैसे ही इतना रिस्की है, क्योंकि जब ड्रिल बिट से होल हो रहा हो तो रोवर को बहुत स्टेडी रहना चाहिए, और अगर रोवर जरा भी हिला तो ड्रिल उसी में जैम हो सकती है या टूट सकती है। मुझे तो इस बात को लेकर हमेशा डर रहता है। 1 महीना और बीत जाता है। आखिरकार टीम ड्रिल करने के लिए तैयार हो जाती है और पता लगाती है कि ये रॉक मार्स के जीवन की कौन सी कहानी बता रही है। हमने अगस्त में यहाँ लैंड किया था और अब जनवरी का महीना चल रहा है, और अब हम इस पत्थर को ड्रिल करना शुरू करने वाले हैं। बार बार ये ख्याल आता है कि क्या हमने सही पत्थर चुना है। उम्मीद तो है कि ये काम का निकलेगा। ये क्यूरियोसिटी के लिए बढ़ने या बिगड़ने का एक और मौका है। इससे पहले मिशन का भविष्य इस तरह से कभी भी दांव पर नहीं लगाया गया। हमने मार्स पर अपना पहला ड्रिल होल बना लिया है। हमने मार्स के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ड्रिल होल बनाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने उस पत्थर को ड्रिल किया और उसमें से जो पाउडर बाहर आया वो ग्रे कलर का था। एक्चुअली वो ग्रेइश ग्रीन कलर का था। हमें रेड रॉक्स देखने की आदत सी हो गई है। हर जगह रस्टी आयरन कलर ही नजर आता है। ये सजेस्ट करता है कि यहाँ सब कुछ ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये जगह ऑर्गेनिक्स ढूंढने के लिए सही नहीं है। जहाँ हर चीज ऑक्सीडाइज्ड है वहाँ ऑर्गेनिक्स भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। पहली बार हमें ये इशारा मिला कि मार्स पर सब कुछ ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। इन रॉक्स के अंदर कुछ और चल रहा था। ये एक तरह से हमारे लिए एक नई खिड़की खुली थी और हमें लगने लगा था कि हम जिस जानकारी को पाने मार्स पर आए थे उसमें से कुछ इन रॉक्स में प्रिजर्व्ड है।
उन्होंने पहले उस पाउडर को एनालाइज किया ताकि यह पता लगे कि रॉक किस चीज की बनी है। और जब एनालिसिस आया तो हम चौंक गए क्योंकि उसमें काफी क्ले थी, अबाउट 20%। और इस क्ले के बारे में एक खासियत थी, वो एसिडिक नहीं थी। ये क्ले किसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की नहीं थी। हो सकता है यहाँ कभी फ्रेश वाटर लेक रही हो। यही खोजने के लिए तो वो यहाँ आए थे। उन्हें चाहिए थे वो सबूत कि मार्स में पहले वो सब कुछ था जो जीवन के लिए जरूरी होता है। एक लॉन्ग लास्टिंग लेक, उसके अलावा चट्टानों में मौजूद केमिकल एनर्जी। अगर यहाँ कभी माइक्रोब्स थे तो उनके लिए ये खाना था। टीम का लक्ष्य था सबसे अहम चीज खोजना, यानी ऑर्गेनिक कार्बन, वो चीज जिससे जीवन की बनावट होती है। शायद हमें एविडेंस मिल गया है और वो है रॉक। अगर मार्स के सरफेस पर कभी ऑर्गेनिक्स थे तो वो यहाँ की रॉक्स में प्रिजर्व्ड होंगे। तो अब आगे की कहानी सैम पर टिकी है। क्या सैम यहाँ पर ऑर्गेनिक्स ढूंढ पाएगा या नहीं? और तभी मार्स पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यूरियोसिटी पृथ्वी से आए कमांड्स को इग्नोर करने लगता है और ऐसे में इंजीनियर्स को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ती है और साइंटिस्ट्स का सारा काम ठप हो जाता है। ये क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिशन खत्म हो गया है बीच में ही? ऐसे हालात की तैयारी नहीं की जा सकती। चारों ओर ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग अंदर से टूटने लगते हैं। ये सॉल 200 की ओवरनाइट एक्टिविटी की रिपोर्ट है। इसमें ढेर सारे सिंगल बिट एरर्स नजर आ रहे हैं। 200 मार्शियन डेज के बाद क्यूरियोसिटी ने बिना वार्निंग दिए मिशन कंट्रोल से ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं। हमारे एक इंजीनियर ने मुझे ईमेल किया, उसमें लिखा था हमें जल्द मिलना चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, हे रॉब, क्यूरियोसिटी स्लीप मोड पर नहीं गया? और मैंने कहा क्या? हमने उसे शटडाउन का कमांड तो दिया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मुझसे कहा गया हालात उससे भी खराब है। उसने पिक्चर्स लेना बंद कर दिया है, साइंस डेटा कलेक्ट करना बंद कर दिया है और भी बहुत सारी चीजें करना बंद कर दिया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? बेसिकली कंप्यूटर ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो कमांड्स नहीं मानेगा। हमें प्रॉब्लम का तो पता था पर हम उसे सुलझा नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम कमांड्स भेज भी देते तो कंप्यूटर उन्हें इग्नोर कर देता। 200 मार्शियन डेज तक पूरी टीम ने बहुत जमकर काम किया था। जब इंजीनियर्स को कंप्यूटर की इस मनमानी का पता लगा तो वो घबरा गए। अभी अभी तो क्यूरियोसिटी ने पहले मार्शियन रॉक का एक एनालिसिस पूरा किया था और साइंटिस्ट एक ऐसे एंशिएंट लेक बेड की खोज को कंफर्म करने के कगार पर थे जहां जीवन पनप सकता था। मुझे याद है उस दिन साइंस टीम अपनी बहुत सारी फाइंडिंग्स प्रेजेंट कर रही थी। मैं ग्लास के जरिए जॉन को ब्रीफिंग देते हुए देख रहा था और मैं सोच रहा था कि कहीं ये साइंस टीम का आखिरी प्रेजेंटेशन ना बन जाए, क्योंकि उस वक्त क्यूरियोसिटी बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था। फाइल सिस्टम में कुछ अजीब चल रहा था और इसकी वजह से बाकी चीजों में गड़बड़ हो रही थी, वो बर्बाद हो रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, क्या होगा अगर क्यूरियोसिटी रिकवर नहीं कर पाता? हम सिर्फ इतनी दूर थे अपने टारगेट से। हम एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट खोजने के काफी करीब थे, उसके बहुत पास थे। जो चीज हाथ में आने वाली थी अब लग रहा था जैसे वो हाथ से फिसल रही थी। तो हम लोग ये पता लगाने में लग गए कि आखिर चल क्या रहा है, ये जो खतरा है ये कितना बड़ा है और आगे और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। फाइल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है, राइट? मुझे लगता है ये इशू एक बार पहले भी आया था। ये मामला डैमेज्ड मेमोरी चिप का लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर बग क्यूरियोसिटी को बैकअप कंप्यूटर का ऑप्शन चुनने से रोक रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा मतलब हम सिस्टम को ऐसे नहीं डिजाइन करते। हम क्यूरियोसिटी के साथ लगातार कांटेक्ट में नहीं रहते, इसलिए उससे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई और फिक्स करना आना चाहिए। हमारे बोर्ड में 2 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए और दूसरा है कंप्यूटर बी। जैसे किसी एयरप्लेन में पायलट और को पायलट होता है। हमारे पास एक खास अलार्म है जिसे सुनकर को पायलट एक्टिवेट हो जाता है और वो क्यूरियोसिटी को संभाल लेता है। वो उसे पायलट यानी कंप्यूटर ए से टेक ओवर कर लेता है, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस पायलट ने चार्ज छोड़ा ही नहीं, वो लगातार अलार्म को रीसेट करता रहा। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रहा है, आई एम सॉरी रॉब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे कमांड्स फॉलो कर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, वो मेरे कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था। क्यूरियोसिटी रोवर बेकाबू हो गया था।
अच्छा, इस वक्त रोवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? चार्ज फॉर द बैटरी की जगह